हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ जुड़े हैं यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक से सवाल पूछे गए थे आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट पेपर में, उनको डिस्कस करने के लिए। तो आज बहुत सारे सवाल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे एचआरएम से जुड़े हुए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो। और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, which of the following are the disadvantages of graphics rating scale as an appraisal tool? तो देखो जी, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, जिसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है जी। ग्राफिक रेटिंग स्केल में बेसिकली क्या होता है, ग्राफ में या फिर आप एक स्केल ले लेते हो, उस स्केल पे आप परफॉर्मेंस की अप्रेजल कर लेते हो। जैसे एक एग्जांपल दो छोटा सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे स्केल्स बहुत ही ज्यादा फेमिलियर होंगे, आप बहुत जगह पे आपने ऐसे स्केल्स देखे होंगे। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं तब भी ऐसे स्केल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लिक्विड स्केल अवेलेबल है, ऐसे रेडीली बहुत सारे स्केल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे 1 से 5 के बीच में रेटिंग वगैरह करनी चाहिए। तो ये सब ग्राफिक रेटिंग स्केल में आ जाते हैं। तो अभी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। स्टैंडर्ड्स में बी अनक्लियर, हेलो इफेक्ट, टाइम कंज्यूमिंग, डिफिकल्ट टू डेवलप और लीनियंसी। देखो यहाँ पे हेलो इफेक्ट देखने को मिल सकता है जी। हेलो इफेक्ट यानी कि एम्प्लॉय के एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप उसका ओवरऑल अप्रेजल कर दो। जैसे आप उसकी पंचुअलिटी के बेसिस पे ही, पंचुअलिटी अगर एक्सीलेंट है तो सभी चीजों में एक्सीलेंट मार्क कर दो, तो हेलो इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपकी लीनियंसी भी देखने को मिल सकती है कि आप सबको लीनियंटली एक्सीलेंट या गुड वाली कैटेगरी में, एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में आप डाल दो, तो लीनियंसी देखने को मिल सकती है। डेवलप करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये रेडीली अवेलेबल होता है। आप कोई भी स्केल में उठा के अपने एम्प्लॉयज को रेट कर लो, रेडीली अवेलेबल है, कोई डेवलप करना मुश्किल नहीं है। टाइम भी कोई ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि देखो ना, ये स्केल्स आपके बहुत ज्यादा रेडीली अवेलेबल होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, तो रेटिंग करने के लिए तो इसमें टाइम इतना ज्यादा कंज्यूम होता नहीं है। बट स्टैंडर्ड्स अनक्लियर हो सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे रेटिंग देनी है, ये हो सकता है पता हो ना पता हो, स्ट्रिक्ट करनी है, लीनियंट करनी है, ये सब इश्यूज आ सकते हैं। तो ए, बी और ई हमारा जो आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर यहाँ पे हमारा होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग सप्लाई ऑफ द पर्सनल। पर्सनल की सप्लाई, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स की बात यहाँ पे हो रही है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आपको डिमांड सप्लाई मैचिंग करनी पड़ती है। आपको इंश्योर करना है कि जितनी आपकी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उतनी आपकी सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप रिक्रूटमेंट वगैरह बाहर से करेंगे। तो ऑप्शंस आपको दिए, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, मार्कओव एनालिसिस और मैनेजरियल जजमेंट। अब वैसे तो आप कहीं ना कहीं सबको रिलेट करने की कोशिश करोगे, बट अगर एक प्रॉपर टूल की हम बात करें तो दैट टूल इज बेसिकली मार्कओव एनालिसिस। मार्कओव एनालिसिस में हम पूरा यहाँ पे एक चेन लेकर चलते हैं कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया, इस पोजीशन से शुरू करेगा, इस पे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर इस पे भी जा सकता है। तो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक प्रॉपर टूल है पर्सनल की सप्लाई को फोरकास्ट करने के लिए। जो रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और मैनेजरियल जजमेंट है, ये ज्यादा डिमांड साइड से जुड़े हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कितनी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, डिमांड रहेगी ह्यूमन रिसोर्स की। बाकी जो मार्कओव एनालिसिस है, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टूल है, आप इसको प्रॉपर स्टडी भी कर सकते हैं। इसमें हम पूरा एम्प्लॉय की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और फिर उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास कितना पर्सनल का सप्लाई रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अकॉर्डिंगली हम अपनी उसे डिमांड से मैच भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, अकॉर्डिंग टू द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। तो एक मॉडल है जी, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, जो कि हमें हैकमैन और ओल्डहैम ने दिया है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये सवाल पूछा जा रहा है, द psychological state of an experienced meaningful of the work is due to the following core job dimensions: autonomy, skill variety, task identity, feedback, task significance। देखो, ये जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल है, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करूं, इसमें कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उनको आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट्स के साथ जोड़ा जाता है और उसके हिसाब से आपके आउटकम्स को देखा जाता है।
तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क को अफेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपका मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, कि आपका काम आपको मीनिंगफुल लगता है या नहीं लगता, ये किस पे डिपेंड है? ये स्किल्स की वैरायटी पे, आप टास्क को कितना आइडेंटिफाई कर पाते हैं, टास्क आपके लिए कितने सिग्निफिकेंट है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं बी, सी और ई वाले पॉइंट्स में, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन जॉब एनालिसिस ब्रॉडनिंग ऑफ द जॉब डिजाइन डायरेक्टली रिजल्ट्स इन व्हाट अमंग द फॉलोइंग। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम ब्रॉडनिंग ऑफ द जॉब डिजाइन की बात करते हैं, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी? जॉब एनलार्जमेंट की, कि आप अपनी जॉब का जो एरिया है उसे एनलार्ज कर रहे हो, ब्रॉड कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी इसे बोला जाता है। इसे जॉब एनरिचमेंट के साथ भी कंपेयर किया जाता है। तो जॉब एनलार्जमेंट जब आप कर रहे हैं कि आपकी जॉब के अंदर कुछ और आसपास की चीजें भी डाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा प्राइमरीली किया जाता है एम्प्लॉय की मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए। ये प्राइमरी हमारा एजेंडा रहता है। ऑटोनॉमी, 360 डिग्री फीडबैक, बेटर पे, ये यहाँ पे हमारे एजेंडा जनरली नहीं रहते हैं। और करेक्ट आंसर इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखो, परफॉर्मेंस अप्रेजल के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, और उनमें से एक मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जो बेसिकली बात करता है कि कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस में, कुछ स्पेशल इवेंट्स के अंदर एम्प्लॉय ने किस तरीके का बिहेवियर हमें दिखाया, उस बिहेवियर के बेसिस पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है कि किस सिचुएशन को एम्प्लॉय ने किस तरीके से हैंडल किया। Difficult to rate or rank employees relative to one another, time consuming, standards may be unclear, halo effect bias can be a problem। देखो, वैसे तो ये सारे ना जो पॉइंट्स हैं डिसएडवांटेज वाले ही हैं, कोई एडवांटेज वाला तो है नहीं जिसको हम हटा सकें। हमें स्पेसिफिकली रिलेट करना पड़ेगा क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के साथ। अब देखो, जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं वो हर एक एम्प्लॉय के अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम क्रिटिकल इंसिडेंट सभी एम्प्लॉयज के साथ हो। तो इस केस में हमें एम्प्लॉयज को आपस में रैंकिंग करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हर एक के पास इंसिडेंट अलग था। सेम इंसिडेंट होता तो हम रैंकिंग कर लेते, बट अलग अलग इंसिडेंट थे तो रैंकिंग करनी मुश्किल हो जाती है। तो स्पेसिफिकली जो पॉइंट नंबर 1 है वो ज्यादा रिलेट करता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड के साथ। बाकी वैसे सारे पॉइंट्स आपके डिसएडवांटेज से तो जुड़े हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, द 5P मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्लियरली आइडेंटिफाइज द वेरियस HR एक्टिविटीज दैट मस्ट बी अलाइंड with the strategic needs of the business to gain competitive advantage। तो स्ट्रेटेजिक HRM होता ही यही है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आपके बिजनेस के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन कर दें। और यहाँ पे बात की जा रही है 5Ps की, जिसके अंदर आपको फिलॉसफी, प्रोग्राम्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेस तो बताए गए हैं, बट आपको बताने की इसमें और क्या आ सकता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं जी, पीपल, प्रोडक्ट, पॉलिटिक्स और प्राइस। अब देखो, यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, देखो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता, अगर आप ये हटा दें तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान हो जाता है। देखो, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक HRM की, तो स्ट्रेटेजिक HRM के अंदर प्रोडक्ट, पॉलिटिक्स या प्राइस तो आएगा नहीं। प्रोडक्ट और प्राइस तो वैसे ही मार्केटिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं। और पीपल, पीपल इज एट द कोर ऑफ HRM, तो इसे हम यहाँ पे जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, अरेंज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। तो सिलेक्शन की सीक्वेंस आपको बतानी है, और इस सीक्वेंस के अंदर देखो, सबसे लास्ट में आपको बता सकता हूं हायरिंग डिसीजन होगा, और ई पे नजर डालोगे तो 3 में ऑलरेडी ये लास्ट में आ ही रहा है। इसके अलावा आप देखते हैं पहले क्या आ सकता है। देखो, पहले आपका एप्लीकेशन रिव्यू आ सकता है कि किसी ने एप्लीकेशन दी है, आप उस एप्लीकेशन को रिव्यू करें, और रिव्यू करने के बाद आप उसे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू अगर सही चला जाता है, आप उस पर्सन को रखना चाहते हैं, फिर आपका रेफरेंस चेक और मेडिकल एग्जामिनेशन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं इसके बाद आएंगी। तो अगर मैं डी बी को पहले लगाऊं, उसके बाद मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन आ सकता है, रेफरेंस चेक आ सकते हैं, और फिर मेरा हायरिंग डिसीजन आ जाएगा। और ये चीज मेरे को ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखने को ऑलरेडी मिल ही रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा जो आंसर है यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी, वाई एम्प्लॉयर्स आर अडॉप्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। तो परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए, लोगों की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए लोग जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्यों अब सिस्टम्स प्रॉपर बना के चल रहे हैं, ऐसे सिस्टम्स को क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है। अडॉप्शन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी,
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलॉसफी आपको कहती है कि क्वालिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्बेडेड होनी चाहिए, हर पर्सन का कंसर्न होना चाहिए क्वालिटी को लेकर। इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिव अप्रेजल स्ट्रेटेजीज, तो आप जो है प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सके, इसके लिए ऐसा सिस्टम होना जरूरी है। अलाइनिंग ईच एम्प्लॉय इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि हर एम्प्लॉय को आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ जोड़ सकें, तो उस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी से जुड़ी हुई जो भी काम एम्प्लॉयज को करने चाहिए वो जरूर करें। और इसके बाद है मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट ऑन डे टू डे बेसिस, कि आप रेगुलर हर समय हर दिन कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करते रहें, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। और रिड्यूस दी डाइवर्स वर्कफोर्स, तो डाइवर्स वर्कफोर्स को रिड्यूस करना ऐसा तो कोई मकसद है नहीं है। और मुझे लगता है जो कंफ्यूजन शायद होगा वो होगा अगर हम ई को एलिमिनेट कर देते हैं ना, तो 3 और 4 तो हट जाते हैं, 1 और 2 में कंफ्यूजन होगा, और बिल्कुल ये ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। अब डी वाले में ना दिक्कत ये कर दी, इन्होंने डे टू डे बेसिस लिख दिया, तो ये वाला थोड़ा सा ना पॉइंट हमारा हट जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान भटकाता है। जो ए बी और सी जो है ना, ये आपके ब्रॉड पॉइंट्स हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं, और इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 1 का हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बन जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन एचआरएम लाइन एंड स्टाफ रिस्पेक्टिवली आर बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो हम बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें लाइन और स्टाफ की बात होती है कि जो भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो उन्हें आप लाइन डिपार्टमेंट बोलते हो, और जो इन्हें सपोर्ट करते हैं आप उनको स्टाफ डिपार्टमेंट बोलते हो। और इन दोनों में झगड़ा भी हो सकता है, लाइन एंड स्टाफ कंफ्लिक्ट भी हमें देखने को कई बार मिल जाता है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये बेसिकली आपका जो रिलेशनशिप है, इट इज बेस्ड ऑन कमांडिंग एंड सपोर्टिंग पोजीशन रिस्पेक्टिवली। तो लाइन वाले कमांडिंग होंगे, मेन काम करेंगे, जैसे प्रोडक्शन वाले काम है ये सब करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करेंगे। स्टाफ वाले इनको सपोर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए लीगल डिपार्टमेंट है तो वो इसे सपोर्ट कर रहा होगा। तो कमांडिंग एंड सपोर्टिंग रिस्पेक्टिवली, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है इस रिलेशनशिप को, तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉज आर मेंट फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा आप समझते हैं कि समाज में आपको रहते हुए कुछ चीजें चाहिए, कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स है, तो वो चीजें आपकी पूरी हो जाएं। जैसे आपको फिक्र सताती है कि आपकी हेल्थ वगैरह ना खराब हो जाए, तो आपको इंश्योरेंस वगैरह मिल जाए, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कंपनसेशन मिल जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए काम करते हुए तो आपको कंपनसेशन मिल जाए। तो आपको सोशल सिक्योरिटी जो है यहाँ पे पूरी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईएसआई, बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये थोड़ा झगड़ों से जुड़ा हुआ है, अभी आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो ग्रेच्युटी भी बेसिकली आपको एक सोशल सिक्योरिटी देती है कि आप कुछ समय तक काम करेंगे तो फिर एम्प्लॉयर आपको ग्रेच्युटी की पेमेंट करेगा इन रिगार्ड ऑफ योर सर्विस। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, तो कंपनसेशन वगैरह आपको मिल जाए अगर आपको कोई काम करते समय दिक्कत परेशानी आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, तो ये सब चीजें आपकी सोशल सिक्योरिटी के अंदर ही आएंगी। तो ए, सी और डी प्यारे दोस्तों यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कंपनीज एक्ट तो आप जानते हैं कंपनी से जुड़े हुए प्रोविजन बताता है, सोशल सिक्योरिटी से तो जुड़ा हुआ है ही नहीं है। तो अगर आप ई को एलिमिनेट कर लें तो वैसे ही आपके पास ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पे निकल कर आता है बेस्ट आंसर, तो ऑप्शन 3 आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, मैच द फॉलोइंग का लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे दी गई है, और लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे लॉकआउट, इंजंक्शन, पिकेटिंग और इम्पास, ये टर्म्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो लॉकआउट में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉयज को काम नहीं करने देता, रिफ्यूजल बाय द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू वर्क, तो ए जो है आपका वो 3 से मैच होगा, और ये चीज फिलहाल ऑप्शन 2 में देखने को मिल रही है। इसके बाद इंजंक्शन, इंजंक्शन बेसिकली कोर्ट का ऑर्डर होता है कि कोई काम करो या फिर कोई काम को मत करो, तो ये चीज हमें 4 में देखने को बिल्कुल मिल रही है। पिकेटिंग, पिकेटिंग को आप मैच कर सकते हैं 1 से, यहाँ पे एम्प्लॉइज आपके कुछ साइन बोर्ड्स कैरी कर रहे हो सकते हैं और अपने जो कंसर्न्स हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं नियर दी प्लेस ऑफ दी बिजनेस। इसके बाद इम्पास, ये वाला जो टर्म आपको दिया हुआ है, इट बेसिकली मींस कि बिल्कुल ब्लॉक हो गया, अभी जो है कोई भी पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब दोनों पर्सन जो हैं अब बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वेयर पार्टीज आर नॉट एबल टू मूव फर्दर टुवर्ड सेटलमेंट, तो ऐसी सिचुएशन को यहाँ पे इम्पासे बोला जाता है। तो हमारे पास जो मैचिंग बनने वाली है ऑप्शन नंबर 2 वाली बनने वाली है, ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पे दे दी है जी, और लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं और लिस्ट 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले बात हो रही है जी कोचिंग की।
तो कोचिंग को आप किससे यहाँ पे मैच करेंगे? तो कोचिंग को आसानी से आप मैच कर लेंगे एजुकेटिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट्स। तो कोचिंग और एजुकेशन, ये सब चीजें, इंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। और इसके बाद है जी कैरियर। तो कैरियर बेसिकली किसी भी पर्सन का जो कैरियर होगा उसमें वो सारी पोजीशंस आ जाएंगी जो वो पर्सन ओवर द इयर्स होल्ड करेगा या उसने होल्ड करी हैं, तो ये सारी ऑक्यूपेशनल पोजीशंस इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये मैचिंग बन जाएगी। मेंटरिंग, तो जो भी आपके मेंटर होते हैं वो आपको एडवाइस करते हैं, काउंसिल करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, तो मेंटरिंग को वन से मैच कर सकते हो। कैरियर एंकर, देखो आपका जो कैरियर है ना वो किन कई चीजों के सहारे टिका होता है कि आपको किस लाइन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपका कोई कैरियर एंकर होता है। मे बी आपको उस कैरियर की तरफ जाना है जिसमें आप बेहतर तरीके से लाइफस्टाइल जी सके, मे बी आपको ऐसे कैरियर में जाना है जिसमें आप बेहतर तरीके से रिसर्च कर सके। तो आपके कुछ कैरियर एंकर्स होते हैं, तो दे आर द पिवट्स अराउंड विच अ पर्सन्स कैरियर स्विंग्स। तो इनके अराउंड ही आपका कैरियर रिवॉल्व करता है। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी अवेल करोगे, नहीं मिलेगी तो आप उसे अवेल नहीं करोगे। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट मैचिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।